सभी लोगों को नमस्ते नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, प्राक इतिहास पढ़ा, आद्य इतिहास पढ़ा, तो हमने प्राक इतिहास भी देख लिया, आद्य इतिहास भी देख लिया। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? आपको ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया था कि ये वह काल है जिस काल में साक्ष्य तो थे, लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ठीक है, मतलब जो लिखा भी गया, ठीक है, और पढ़ा भी गया। तो ये कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल। इस काल में हम कहाँ से कहाँ तक की चीज़ों को रखते हैं? इसमें हम रखते हैं वैदिक काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर कहाँ तक? वर्तमान तक। ठीक है, वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक, जो हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ना है। कहाँ से? वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक। तो इस समय का जो था क्या था? ये लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ठीक है, और इसके जो स्रोत हैं वो लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। कैसे? लिखित स्रोत, लिखित जो स्रोत हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, लिखित स्रोत उपलब्ध। ठीक, आप देखेंगे प्राक इतिहास जो हमारा था, वहाँ पर ना तो लिखित स्रोत थे ना पढ़े गए। दूसरा जब हमने आद्य इतिहास देखा, तो आद्य इतिहास में क्या था? वहाँ पे लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को पढ़ना कैसे है? ठीक है, ये समझ लें थोड़ा, जो ऐतिहासिक काल की जानकारी है वो कैसे मिलती है। तो इसके जो हमारे स्रोत हैं, खासकर हम वैदिक काल तक के स्रोत देखें, ठीक है, तो कहीं कई चीज़ों में इस चीज़ का वर्णन है। तो सबसे पहले हम अगर इतिहास को पढ़ने की बात करें, इतिहास, ठीक है, तो इसका अध्ययन आप देखेंगे कितनी चीज़ों पर होता है? पुरातत्व पर होता है। ठीक है, पुरातत्व, पुरातत्वों पर होता है। और उसके बाद में जो विदेशी यात्री आए थे हमारे यहाँ, तो हम कह सकते हैं यात्रियों के द्वारा भी इसका, यात्री आए थे और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भी इन चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे थोड़ा, जो हमारा है क्या? साहित्य, जो लिखित स्रोत है। ठीक है, साहित्य। अब देखें, पुरातत्व में हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो 2 चीज़ें मिलती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी होती हैं सिक्का। क्या होते हैं? सिक्का। ठीक है, सिक्का। और एक आपका होता है अभिलेख। क्या होता है? अभिलेख। ठीक है, सिक्का और अभिलेख। तो ये कहाँ मिलते हैं? पुरातत्व में, सिक्का और अभिलेख। ठीक है, इसके बाद में जो चीज़ें हम देखेंगे पुरातत्व चीज़ों को छोड़कर, साहित्य। साहित्य में आपके क्या आ जाएंगे? धार्मिक और गैर धार्मिक। तो साहित्य में आपके आ जाएंगे धार्मिक और गैर धार्मिक, गैर धार्मिक जो स्रोत हैं। ठीक है, पुरातत्व या पुरातात्विक। ठीक है, उसके बाद में पुरातत्व जो चीज़ें हैं, ठीक है, या पुरातात्विक भी लिख सकते हैं, पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक। सिक्का आप देखेंगे, जो सबसे पहले सिक्का कहाँ चला था? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में सिक्का चला था, उसका नाम था टेराकोटा। तो जो टेराकोटा था वो क्या बना था? मिट्टी का। अभी हम इसके बाद में सिक्के देखेंगे कैसे कैसे। फिर हम देखेंगे अभिलेख। ठीक है, अभिलेख किसने लिखा था? अभिलेख को जो लिखना प्रारंभ किया था सबसे पहले एक साधक था डेरियस, राजा डेरियस ने। ठीक है, तो उसने क्या किया था? अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था। ये कहाँ का था? ईरान का था। ठीक है, उसके बाद में हम देखें धार्मिक। धार्मिक भी 2 तरह से हो जाते हैं। धार्मिक में आप जाएंगे तो देखेंगे, एक आप आ जाएगा ब्राह्मण, क्या? ब्राह्मण। और एक हो जाएंगे आपके गैर ब्राह्मण। ठीक है, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, अब जो ब्राह्मण में आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें? आपके आ जाएंगे वेद, ठीक है, वेदांग, वेद, वेदांग, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद हो जाएंगे आपके। ठीक है, महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक है, इसके साथ में आपके आ जाएंगे पुराण भी इसी में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुराण। ठीक है, तो पुराण भी कहाँ हो जाएंगे? ब्राह्मण। अब गैर ब्राह्मण में देखेंगे तो इसमें आपको जैन, जैन पढ़ने को मिल, जैन धर्म। ठीक है, और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध।
ठीक है, जैन और बौद्ध। ठीक, आप देखेंगे गैर धार्मिक जैसे चाणक्य की पुस्तक आती है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र से क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में मौर्यवंश की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्यवंश की, जो एक क्या है, गैर धार्मिक पुस्तक है। तो ये भी हमें इतिहास में पढ़ने के लिए बहुत सही है। तो ये पूरा चार्ट हो जाएगा, इस तरह से आप पूरा जो काल पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसे? सिक्कों को। ठीक है, सिक्कों का किस प्रकार समय समय पर परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे सिक्के आए। ठीक है, तो हम देखेंगे सिक्के। सबसे पहले कौन सा सिक्का किसने चलाया। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ही समझना है और देखना भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिक्के। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? सिक्का। सिक्का, ठीक, ध्यान रखना। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमेस्मेटिक्स, ये किसका अध्ययन है? सिक्के का। सिक्के का अध्ययन जो है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक है, अब ये सिक्के का हो गया अध्ययन। ठीक है, अब हम इतिहास देख लें सिक्कों का कैसे कैसे चला। सबसे पहले आप देखेंगे टेराकोटा। ये क्या है? सिक्का है। इस सिक्के का नाम है टेराकोटा। जो टेराकोटा सिक्का था ये कहाँ चला था? ये सबसे पहला चला, ये मिट्टी का बना था। काय का था? मिट्टी का। ठीक है, और ये कहाँ था? सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता। ठीक है, जो हमने पहले आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता पढ़ी तो वहाँ पर देखा होगा जो सिक्के का प्रचलन था उसमें कौन सा सिक्का चल रहा था? टेराकोटा। ठीक है, उसके बाद में जब थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो क्या? मौर्य काल। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता में था। अब आगे मौर्य काल। मौर्य काल कौन सा काल? मौर्य काल। अब मौर्य काल में आप देखेंगे तो मौर्य काल में एक सिक्का चला पंचमार्क। पंचमार्क या आहत। पंचमार्क या आहत, ये क्या था? ये सिक्का था। ये कब चला था? मौर्य काल में। ठीक है, ये पहला धातु का सिक्का था। पहला कैसा सिक्का था? धातु से का बना हुआ पहला सिक्का था। पहला धातु का सिक्का था। कौन? पंचमार्क या आहत। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे इस पर क्या होता था? जो पंचमार्क था इस पर लिखावट नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? लिखावट। जो पंचमार्क सिक्का था इस पर लिखावट नहीं होती थी। इस पर क्या होती थी? सिर्फ चित्र बने होते थे। ठीक है, आहत मतलब कूट कूट कर बनाया गया धातु का सिक्का। ठीक है, उसके बाद में मौर्य काल में देखेंगे एक सिक्का और चला जिसे कहते हैं पर्ण। ठीक है, पर्ण। मौर्य काल में ही एक सिक्का चला पर्ण। ठीक, ये भी किस समय चला? मौर्य काल में। ठीक है, अब मौर्य काल में जो सिक्का चला पर्ण, ये काहे के थे? यह था चांदी का। काहे का? चांदी। पर्ण सिक्का काहे का था? चांदी का था। ठीक है, ये कहाँ चला? मौर्य काल में। अब आप देखेंगे टेरा जो सिक्के का अध्ययन है वो न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा था, सिंधु सभ्यता में चला था सिक्का। ये काहे का था? मिट्टी का था। ठीक है, और ये सभ्यता में मौर्य काल में पंचमार्क या आहत सिक्का चला। जो पहला धातु का सिक्का था वो कौन सा था? पंचमार्क या आहत। जो पंचमार्क या आहत सिक्का था उस पर लिखावट नहीं थी। क्या थे? चित्र बने हुए थे। और मौर्य काल में एक सिक्का और चला जिसे कहते हैं पर्ण। ये किसका बना था? चांदी का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आगे हम देखते हैं कहाँ? मौर्य काल हो गया हमारा। मौर्य काल के यहाँ बाद आप देखेंगे एक वंश आता सातवाहन। कौन सा? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो वंश था इसके द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिसे हम कहते हैं शीशे का सिक्का। किसका? शीशा। जो शीशे का सिक्का चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? आपने देखा होगा वो सिक्का चलाया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। ठीक है, जो सातवाहन वंश का उसके द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया। उसके बाद में आप देखेंगे जो पहली बार, कौन था? पहली बार जो यूनानी शासक थे, कौन थे? यूनानी शासक। ठीक है, पहली बार क्या यूनानी शासकों ने सिक्का चलाया था? काहे का? सोने का। सोने का। ठीक है, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? यूनानी शासकों के द्वारा चलाया गया। ठीक है, यूनानी शासकों के द्वारा काहे का सिक्का चलाया गया? सोने का। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ये तो सोने का इन्होंने चला दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करें कि जो शुद्ध सोने का सिक्का था वो किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण। जो कुषाण शासक थे,
ठीक है। तो उन्होंने क्या चलाया था, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, शुद्ध सोने का सिक्का। ये किसने चलाया था, कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है, जो कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने क्या चलाया था, जो सोना था, सोने का जो शुद्ध सिक्का होता है, शुद्ध सिक्का सोने का किसने चलाया था, कुषाण शासकों ने। ठीक है, उसके बाद में और आगे आगे समय बढ़ता गया, तो उसके बाद हम देखेंगे जब शुद्ध सर्वाधिक कैसा था, शुद्ध सोने का सिक्का। उसके बाद में देखेंगे जो सोने का सिक्का था वो सर्वाधिक। ठीक है, फिर कुषाण के बाद आप देखें गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल में क्या हुआ, जो सोने का सिक्का था ये सर्वाधिक चला। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सिक्का किसका चला गुप्त काल में, सोने का। ठीक है, और चलने के साथ साथ क्या हुआ, जो ये सिक्का था आपका सोने का, ये अशुद्ध था। कैसा था, अशुद्ध। फिर लेकिन क्या, अशुद्ध। सबसे ज़्यादा सोने का प्रयोग भी हुआ सोने का सिक्का का, लेकिन कैसा, अशुद्ध। और जो इस समय जो राजा था गुप्त काल का, उसका जो स्कंदगुप्त, कौन था, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त, स्कंदगुप्त। अब आप देखेंगे सातवाहन के समय शीशे का सिक्का चला। ठीक है, पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया, यूनानी शासकों ने। उसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, कुषाण वंश के शासकों ने। और उसके बाद गुप्त काल जब आया तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलन हो गया था सोने के सिक्के का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग के साथ साथ में अशुद्ध, जो शुद्ध सोने का सिक्का नहीं चला लेकिन चला सर्वाधिक, वो गुप्त काल में चला। किस राजा के समय, स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। तो हमने देख लिया कि जो गुप्त वंश था, स्कंदगुप्त शासक आया तो उसने क्या किया, अशुद्ध सोने के सिक्के चला दिए। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे जो चांदी का सिक्का, काय का, चांदी का गिरते, तो ये भी दोबारा किसमें, गुप्त काल में चालू हुआ। गुप्त काल में चालू हुआ, किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, या कह सकते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, तो जो चांदी का सिक्का चला वो किसके, गुप्त काल में चला। किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे, और उन्हें को क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हमने ये तो देख लिया, इसके बाद में देखेंगे कि जो एक सिक्का और था मयूर, जो मयूर शैली का सिक्का था, मयूर शैली, मयूर शैली का जो सिक्का था वो किसके समय चला, ये भी चला गुप्त वंश के समय, गुप्त वंश के समय। और उस समय जो राजा थे उनका क्या नाम था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आप देखेंगे सिक्का गुप्त काल में चांदी का सिक्का चला, किसी के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें मयूर शैली का सिक्का चला किसके समय, गुप्त वंश के समय ही। उस समय शासक कौन थे, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय कौन सा सिक्का चला, मयूर शैली का। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे कौड़ी, क्या देखेंगे, कौड़ी। एक प्रचलन में थी कौड़ी, ये तो अभी तक चलती रही। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा होगा, जो कौड़ी का प्रयोग शुरू हुआ था ये भी कहाँ शुरू हुआ था, गुप्त वंश में। ठीक है, किसमें, गुप्त वंश में। और इसी गुप्त वंश के समय क्या चली, कौड़ी। अब उसके बाद में हम देखेंगे चमड़े का सिक्का, काहे का, चमड़े का सिक्का। ये किसने चलाया था, हुमायूं, किसने, हुमायूं। ठीक है, आपको पता होगा जब हुमायूं और शेरशाह सूरी का सामना हुआ था तो उसमें नदी में बाढ़ आई थी, जहाँ मुकाबला युद्ध हुआ था। तो वहाँ से जो हुमायूं था ये भागा था, और उसी समय जो नदी में बाढ़ आ गई थी तो उस समय ये डूब रहा था। तो एक मछुआरा था, उसका नाम था शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन ने इसे बचा लिया था हुमायूं को, और हुमायूं ने उससे वादा किया था, आप दिल्ली आए, हम आपको एक दिन का राजा बनाएंगे। और वो आया और उसे एक दिन का राजा बनाया, किसने, हुमायूं ने। और उसने कहा कि ऐसा काम करें कि ताकि हमारा नाम रहे। तो उसी एक दिन का जो राजा शहाबुद्दीन बना था, उसने ही सिक्का चलाया था, काय का, चमड़े का। ठीक है, जो एक दिन के लिए राजा बना था। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, अब देखो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है, बचपन का नाम फरीद, पता होगा। तो इस समय इन्होंने क्या कहा, एक चला रुपए, पता होगा, रुपए, दाम, असरफी, सुना होगा, रुपए, दाम, असरफी। ये किसके द्वारा चलाई गई तीनों चीज़ें,
शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए। रुपये तांबे का होता था, दाम चांदी का और असरफी सोने का। तो जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग थे वो रुपये का प्रयोग करते थे, मिडिल थे वो लोग दाम का प्रयोग करते थे, जो धनी वर्ग था उस समय का वो असरफी का प्रयोग करता था। तो ये था सिक्कों का पूरा, आपको मैंने परिचय कराया सिक्कों का, कौन सा सिक्का किस शासक के समय चला, किस तरह का सिक्का था, ये सब सिक्कों का पूरा अध्ययन हुआ। और हम देखते हैं अभिलेख। क्या देखते हैं? अभिलेख। सिक्का तो हमारे हो गए पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पे, अब हम अभिलेख देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे विदेशी यात्री। ठीक है, अब क्या देखते हैं? अभिलेख। अभिलेख, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, जो पत्थरों पर या किसी अन्य चीज़ पर, पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है, पत्थरों पर खोद कर लिखना, ठीक है, क्या कहलाएगा? अभिलेख। ठीक, जो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे शिलालेख, 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 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और भित्ति लेख भी होते हैं, भित्ति लेख। ठीक है, और क्या होता है? गुफा लेख, ध्यान रखना, गुफा लेख। ठीक है, शिलालेख किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे पत्थरों पर लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख किसे कहते हैं? जो बड़े इस टाइप से अगर कोई स्तंभ बना है लंबा, तो इस पर यहाँ पर जो लिख दिया गया स्तंभों पर, इसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं। या भित्ति लेख, भित्ति लेख जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भित्ति लेख कहते हैं। और गुफा लेख, जो पुराने लोग थे जो गुफाओं पर, जैसे भीमबेटका में आदिमानव ने चित्रकारी किया था, तो इसी तरह गुफा पर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? गुफा लेख कहते हैं। ठीक है, ये तो सभी हो गए आपके लेख। अब हम कुछ प्रमुख अभिलेखों की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर विदेशी यात्री देख लेते हैं। तो जो प्रमुख हमारे अभिलेख में आ जाएगा, पहले आ जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख। ठीक है, प्रमुख अभिलेख। अभिलेख लिखना किसने प्रारंभ किया था? ईरान का शासक था सबसे पहले, उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। तो अभिलेख लिखना किसने प्रारंभ किया? डेरियस ने। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख, ध्यान रखना है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख ये कहाँ का? इसमें जो थी, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसकी है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसे किसने लिखवाया था? राजा खारवेल ने लिखवाया था। और उस समय जो कलिंग का राजा था, किसने लिखवाया इसे? खारवेल ने। किसने? खारवेल। ठीक है, चर्चा किसकी है? कलिंग युद्ध की। ठीक है, उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज, नंदराज। किस वंश का था? गंग वंश। ठीक है, ये कौन था? खारवेल जो था, इसने ये लेख लिखवाया था। कलिंग युद्ध की चर्चा है इसमें। ठीक है, और उस समय कलिंग का राजा भी कौन था? नंदराज था। तो इससे पता लगता है कि जो लेख है, लेख के जो इसके द्वारा ही पता लगा है कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, युद्ध की चर्चा है। तो ये था हाथी गुफा अभिलेख। आप देखेंगे दूसरा जो है एहोर अभिलेख। कौन सा? एहोर अभिलेख, अभिलेख। ये कहाँ मिला? ये उड़ीसा में मिला। ठीक है, कहाँ है हाथी गुफा? उड़ीसा। ध्यान रखना, उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था? कलिंग। ठीक, ये कहाँ मिला? राजस्थान। ठीक है, एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना है, एहोर अभिलेख जो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो जो एहोर अभिलेख है वो कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा है? इसे पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया। किसने? पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, किसने लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसमें किसकी चर्चा की गई है? जो एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, क्या नाम था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन थे। किसकी चर्चा है? हर्षवर्धन थे युद्ध की चर्चा, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने अपने विजय की चर्चा की है। तो ये आपका कौन था? है एहोर अभिलेख। ठीक है, इसके बाद में हम अगला अभिलेख देखते हैं। ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में एहोर अभिलेख के बाद में आएगा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात, गुजरात। इसे किसने लिखाया था? रुद्रदामन। क्या नाम था राजा का? रुद्रदामन। ध्यान रखना है, रुद्रदामन। ठीक है,
और रुद्रामन ने क्या किया था, जो सुदर्शन झील थी, कौन सी झील, सुदर्शन झील, इसका क्या करवाया था, इसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, जीर्णोद्धार, ठीक है, या कह सकते हैं पुनः निर्माण कराया, पुनः निर्माण कराया। तो इस अभिलेख से पता चलता है कि जो झील थी उसका जीर्णोद्धार या पुनः निर्माण किसने करा था, रुद्रदामन ने। और उसने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी कि ये जो झील थी किसके द्वारा बनवाई दी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था वो कहाँ तक था, मतलब हमारे लास्ट गुजरात के तट तक था। इस अभिलेख से पता चल जाता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ, गुजरात में पड़ता है। किसने लिखा, रुद्रदामन ने। किस विषय पर लिखा है कि उन्होंने जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार कराया या पुनः निर्माण कराया, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने इस झील को बनवाया था और रुद्रदामन ने उसका किया गया जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, उसके बाद में हम एक और अभिलेख देखते हैं, प्रयाग अभिलेख। ठीक है, कौन था, प्रयाग अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख। अब प्रयाग अभिलेख में क्या देखेंगे, इसमें जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की विजय की चर्चा या अभियान की चर्चा है। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखाया गया, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त। यह अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया, समुद्रगुप्त। इसमें प्रयाग अभियान की चर्चा है, किसकी, प्रयाग अभियान। इससे पता लगता है कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने प्रयाग पर भी आक्रमण किया या प्रयाग पर भी क्या अपना अभियान, विजय अभियान चलाया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे अभिलेख प्रमुख। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम हिस्ट्री को आगे पढ़ते चले जाएंगे, जिस समय का राजा आएगा तो उस समय उस चीज़ को हम लोग विस्तार से समझते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखते हैं, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख एक देख लेते हैं, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख, तो एक स्तंभ लेख जो है हम देखेंगे, हेलियोडोटस, 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 हेलियोडोटस या हेलियोडोटस या गरुड़ध्वज अभिलेख। ठीक है, गरुड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। इसे किसके द्वारा बनाया गया, भागभरत, भागभरत। ठीक है, भागभरत, इनके द्वारा क्या दिखाया गया, इनके द्वारा भागवत धर्म की चर्चा को किया गया। इस अभिलेख में भागवत धर्म की चर्चा या इसके बारे में बताया गया। ठीक है, जो हमारा हेलियोडोटस क्या कहते हैं, गरुड़ध्वज अभिलेख है, उसमें क्या किया गया, भागवत धर्म की चर्चा बताई गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें अभिलेखों से, चाहे हमारा वो स्तंभ लेख हो, शिला लेख हो, भित्ति लेख हो, गुफा लेख हो, इन सभी चीज़ों से हमें वो चीज़ें पता लग जाती हैं कि राजा ने लिखा है कि हमने ये किया या किस समय का वो राजा था। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल जाती हैं, अभिलेख से मिल जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ विदेशी यात्री और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो भारत आए। ठीक है, विदेशी यात्री द्वारा विदेशी यात्री द्वारा विदेशी यात्री के द्वारा भारत का वर्णन। ठीक है, भारत का वर्णन ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें हेरोडोटस, हेरोडोटस, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, कौन सी लिखी, हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। इसके बाद में मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज। अब आप देखेंगे जब आप मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, उसी समय देखेंगे उनके दरबार में एक रहता, किसका क्या नाम था, मेगस्थनीज। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इंडिका। ठीक है, और इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक में किसकी चर्चा होगी, आपको आप देखेंगे कि इंडिका पुस्तक में मौर्य काल की चर्चा होगी, और इंडिका पुस्तक में किसकी चर्चा मिलेगी, मौर्य काल की। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
ठीक है। इसका इसमें भी जानकारी, लेकिन इसका क्या अज्ञात, इसका पता ही नहीं किसने लिखी है। ठीक है, बड़ी बुक से। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। आप देखा मौर्यवंश की जानकारी मिलेगी। और पहले शताब्द एरिथ्रियन थी, ये अज्ञात है। उसके बाद में टालमी 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 ने एक पुस्तक लिखी जियोग्राफिका, जियोग्राफिका। ठीक है, इसमें भी भारत की जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे टालमी के बाद में, उसके बाद में कई ऐसी पुस्तकें जिनमें प्लिनी, ठीक है, प्लिनी, ठीक है। तो प्लिनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, और प्लिनी के बाद में आप देखेंगे मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो, ये भी कहाँ का यात्री था, चीन का। मार्को पोलो चीन का यात्री, चीन का यात्री। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ का था, चीन का यात्री था। अब मार्को पोलो के बाद में हम देखेंगे कि अल-बरूनी। ठीक है, क्या नाम था, अल-बरूनी, अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने एक जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, या इसका नाम है तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद में फाहियान आएगा। फाहियान के द्वारा एक पुस्तक लिखी फ्यू, ठीक है, फी क्यू की। फाहियान के द्वारा कौन थी, फी क्यू की। ठीक, फाहियान इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, फी क्यू की। ठीक है, आप देखें ह्वेनसांग, इतना ही आ पाएगा। ठीक है, एक बात देख लेते हैं। जो हेरोडोटस उनके द्वारा हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई, इसमें भारत की इतिहास जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, इसमें मौर्यवंश की जानकारी देखेंगे। एरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका अज्ञात, इसका पता नहीं किसने लिखा। टालमी के द्वारा जियोग्राफिका लिखी गई। ठीक है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका बुक्स लिखी। मार्को पोलो चीन का यात्री था जिसने भारत को देखा। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, तहकीक हिंद। ठीक है, और फाहियान की कौन सी पुस्तक थी, फी क्यू की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला। इसके बाद में आप देखेंगे उसका क्या नाम था, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग के द्वारा जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था, सी क्यू की। ठीक है, कौन सी थी, सी क्यू की। और उसके बाद में एक और देखे तारानाथ। ठीक है, तारानाथ के द्वारा जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम है, कांग्योर। और एक जो पुस्तक दूसरी लिखी उसका तंग्योर। ठीक है, ये पुस्तकें लिखी गई ह्वेनसांग के द्वारा सी क्यू की और तारानाथ के द्वारा कांग्योर तंग्योर। ठीक है, तो ये दो पुस्तकें हो गई। अब हम आगे देखेंगे जो यहाँ यात्री आए। ठीक है, फाहियान देख लेते हैं। फाहियान, ये आपको पता है कहाँ आया था, विक्रमादित्य के दरबार में, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना है, फाहियान किसके दरबार में आया था, ये लगभग आया था आपका 399 ईस्वी, 399 ईस्वी में। ठीक है, तो फाहियान विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, फी क्यू की। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे एक आया था संयुगीन, संयुगीन, ये चीन का था। ये भी संयुगीन कहाँ का था, चीन का था। ये आया था 518 में, 518 ईस्वी में। ठीक है, जो संयुगीन आया था ये कहाँ आया था, इसने 3 वर्षों तक लगभग यहाँ रहा और 3 वर्षों तक इसने बौद्ध धर्म की जो जानकारी थी वो जानकारी को इकट्ठा किया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन, किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर बौद्ध धर्म की अध्ययन भी किया और अध्यापन कार्य भी किया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, राजकुमार किसका कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं,
ह्वेनसांग, ठीक है। उसके बाद में हम एक देखेंगे, बाकी पुस्तक तो पता है इसने कौन सी लिखी, सी, क्योंकि एक यात्री थे जिनका नाम था इत सिंह, इत सिंह। ये सभी कहाँ के, चीन के हैं। इत सिंह जो है भारत में लगभग 4 वर्षों तक रहा, ये घूमता रहा। इसने जो त्रिपिटक था बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की 400, ठीक है, प्रतियाँ इकट्ठी की और इन्हें कहाँ ले गया, अपने साथ चीन ले गया। कौन, इत सिंह। उसके बाद में देखें इब्न बतूता, इब्न इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, ठीक है। ये कहाँ से आया था, अफ्रीका से आया था। कितनी दूरी तय करके, 7000 किलोमीटर। और किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ध्यान रखना, तुगलक। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला। कौन सी पुस्तक है इसकी, रेहला, ठीक है। तो जो हमारा देखे इब्न बतूता था वो कहाँ से आया था, मोरक्को का था, अफ्रीका में पड़ता, रहने वाला, 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था। किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी है, रेहला, ठीक है। तो इसी के साथ आपने देख लिया कि जो हमारे विदेशी यात्री थे कुछ प्रमुख, और उसके साथ में सिक्के देख लिए, अभिलेख देख लिए। बाकी जो साहित्य आपका हमारा बचा है, धार्मिक गैर धार्मिक, ठीक है, तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे और फिर से विस्तार से समझते चले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।